नमस्कार फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम। और जो साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रणाम। आप सबके लिए एक क्वेश्चन सेट लाया हूँ। ये क्वेश्चन सेट बेसिकली जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा। ये सारे क्वेश्चन जो होगा ये किसी न किसी एग्जाम से लिया गया है। ये पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट लेवल से एसएससी तक पूछा गया है। ये तो आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट भी है और आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ नए साल की, अंग्रेजी नए साल की। और इस साल आपका मन में जो भी चल रहा है सपना वो पूरा करें और अपने माँ और पिताजी का जो सपना है उनको भी पूरा करें और एक अच्छा भविष्य आपके लिए तय करें। इसके साथ ही शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, बोला गया कि हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन लेफ्ट टू एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में विस्तार करने के लिए किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी। ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए भारत में किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी। इंग्लिश में इसको बोलता है डॉक्ट्रिन लेफ्ट, है ना। तो इसने किसने शुरुआत की थी। आपका ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड डालोजी, लॉर्ड कार्जन, सी में दिया है वॉरेन हेस्टिंग और डी में दिया है मिंटो। तो इनके आगे लॉर्ड लगा हुआ है। ये सारे अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के लेबर थे, है ना, जो भारत में आए थे और हमारे देश को लूटा है, हमारे ऊपर इतनी याचनाएं दी है। तो इनको लॉर्ड मतलब भगवान बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मालिक नहीं है हमारा, इनका सीधा नाम पर लेके बोलना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है डालोजी, दूसरे में दिया है आपका कर्जन, तीसरे में दिया है आपका वॉरेन हेस्टिंग और चौथे में दिया आपका मिंटो। तो इनमें से कौन वह व्यक्ति था जिसने हड़प नीति की शुरुआत की थी भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डालोजी ने ये पॉलिसी शुरू की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विच रेगुलेशन मेड English as a medium of education compulsory in government aided schools and colleges। इसे हिंदी में इस तरह से बोला गया फ्रेंड्स, बोला कि कौन सी रेगुलेटिंग एक्ट मतलब अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा प्रदान की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी कर दी गई थी, है ना। वो कौन सा एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था जिसके द्वारा जो सरकारी जो उस टाइम के जो सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय कॉलेज और स्कूल थे उनकी जो लैंग्वेज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है स्कूल का जो भाषा वो इंग्लिश कर दिया था। कौन सा वो रेगुलेटिंग एक्ट था। आपको ऑप्शन 4 दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1785, ऑप्शन सी में दिया है आपका मैकाले मिंट और ऑप्शन डी में दिया आपका नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा वो एक्ट है जिसके द्वारा सरकारी जो अनुदान प्राप्त स्कूल और कॉलेज में उनकी भाषा अंग्रेजी कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैकाले मिंट एक्ट 1835 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब से सरकारी स्कूल में सब मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा। स्कूल नहीं ऑफिस में भी किया गया था फ्रेंड्स। इसमें जो उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे आपका विलियम बेंटिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है आपका 1757 जो बैटल ऑफ फलासी होता है उसमें बैटल ऑफ फलासी के बाद वो क्या होता है गवर्नर बनते हैं, किसका, बंगाल रीजन का वो गवर्नर बनते हैं। फिर क्या होता है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को क्या होता है बंगाल का गवर्नर जनरल बना देता है वॉरेन हेस्टिंग को। फिर क्या होता है आपका 1835 आते आते एक और रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है। उस समय विलियम बेंटिक को संपूर्ण भारत का आपका गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक, है ना। बोलेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है आप बता देना, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलोगे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पूछ रहा है। आपका ऑप्शन 4 दिया, इनमें से पहला ऑप्शन दिया है दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन बी में दिया आपका विवेकानंद जी, ऑप्शन सी में दिया आपका केशव चंद्र सेन जी, ऑप्शन डी में दिया है एमजी रानाडे जी, है ना। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रेंड। दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। कब, 1875 में बंबई में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। किसने सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक एसोसिएशन था उसने किसने बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर
ए में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन बी में दिया है आपका एम के गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस नेताजी, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो 1905 में 1905 में किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही 1905 में क्या किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आपका जो गांधी का एक इसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको कभी पूछा जाएगा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो आप याद रखिएगा यही गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 बोलेगा कि लावनी इज अ फोक डांस ऑफ, लावनी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? जो लावनी है किस एक भारतीय राज्य का आपका लोक नृत्य है लावनी? चलिए आपका ऑप्शन 4 दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका कर्नाटका। जो लावनी है किस एक भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र का ये क्या है? लोक नृत्य है लावनी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 हमसे बोल रहे हैं कि द रिवर ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर इज नोन एज, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से मिलने के बाद क्या नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र है, रिवर ब्रह्मपुत्र, जिसको हम महाबाहु ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं आसाम में, है ना, वो तीस्ता नदी से मिलने के बाद उसको क्या नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है यमुना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका पद्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेघना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका दिहिंग, है ना। ऑप्शन ए में दिया है यमुना, ऑप्शन बी में दिया है पद्मा, ऑप्शन सी में दिया है मेघना, ऑप्शन सी में डी में दिया है आपका दिहांग। तो इनमें से कौन सा एक नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को जब वो तीस्ता नदी से मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर बराक, है ना। बराक नदी की सर्वाधिक लंबाई कितनी है? जो बराक रिवर है ना, असम का एक रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है बराक वैली का, वो उसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया आपका 925 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया आपका 936 किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया आपका 564 किलोमीटर। तो बराक रिवर का जो लंबाई है, टोटल लेंथ कितना है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 564 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे इस तरह से बोला जा रहा है ना, ये बोल रहे हैं कि by area wise Assam is the dash biggest state in India। बोला गया कि क्षेत्रफल के हिसाब से आसाम डैश व बड़ा राज्य है भारत का, है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब एरिया वाइज आसाम भारत का कितना नंबर स्टेट है वो पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया 15 नंबर स्टेट, ऑप्शन बी में दिया 17 नंबर स्टेट, ऑप्शन सी में दिया आपका 14 नंबर स्टेट, ऑप्शन डी में दिया 11 नंबर स्टेट, है ना। तो क्षेत्रफल एरिया वाइज आसाम कितना नंबर का स्टेट है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 17th बिगेस्ट स्टेट है इन एरिया वाइज, कौन? आसाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया द बैटल ऑफ इटाखुली वाज फॉट इन द ईयर ऑफ, है ना। इटाखुली की युद्ध आहूम और मुगल के बीच कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका 1725, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका 1682, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका 1680, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका 1677। तो बैटल ऑफ इटाखुली कब होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 1725, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 1682, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 1680, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका 1677। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 1682 में बैटल ऑफ इटाखुली होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, यही आहूम और मुगल का आखिरी वॉर होता है, ये निर्णायक वॉर होता है। उसके बाद मुगल आर्मी और सेनापति में इतना दम नहीं होता कि वो आहूम राज्य में, आसाम में अटैक करें, क्योंकि इसमें इनका कमर तोड़ दिया जाता है, इनको ब्रह्मपुत्र नदी का पार कर दिया जाता है ना। 1682 में ही इनको यहाँ से भगा दिया जाता है मार के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द बुक हस्ती विद्यानवा वॉज रिटेन अंडर विच आहूम रूलर। हस्ती विद्यानव पुस्तक किस
आहूम राजा के समय काल में लिखा गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बुक है हस्ती विद्यानव। बेसिकली ये बुक हाथी के जो रोग निरामो कैसे करते हैं, हाथी को किस तरह से उसको काबू करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर था। ये किस आहूम राजा के काल में लिखा गया था? हस्ती विद्यानव जो पुस्तक था। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया रुद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका शिव सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा एक सही उत्तर होगा जिसके समय में हस्ती विद्यानव पुस्तक को लिखा गया था? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह जो आहूम राजा शिव सिंह के काल में ही आपका हस्ती विद्यानव पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? सुकुमार बरकात ने ये बुक लिखा था हस्ती विद्यानव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इन विच ईयर द काचार किंगडम्स वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। बोले ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष काचार को अपने अधीन कर लिया था? जो काचार जो किंगडम था उस समय, तो ब्रिटिश ने किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1826, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1828, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 1832, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका 1834। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बोला गया कि ब्रिटिश ने कब काचार को अपने अधीन कर लिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1828 को ही आपका ब्रिटिश ने काचार को अधिकृत कर लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन तो आपको एपीएससी से लेकर यूपीएससी तक भी मिलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट मतलब आदेश, रिट की जारी करने का प्रावधान है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने का एक क्या है प्रावधान है, मतलब सिस्टम है। कितना प्रकार का रिट जारी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6। तो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? 5। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 तरह का रिट जारी होता है ना। कुछ होता है मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, ये सब रिट होता है जो जारी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी फ्रेंड्स, बोलेंगे कि भारत ने न्यायिक पुनर्विचार को किस देश के संविधान से लिया है? जुडिशियल जो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, भारत ने कौन से देश के एक संविधान से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका यूके, ऑप्शन नंबर डी में दिया फ्रेंच। तो इनमें से कौन सा एक देश था जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल रिव्यू जो सिस्टम है वो लिया है। और कुछ कॉन्सेप्ट लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, आप याद रखिएगा। इम्पीचमेंट ऑफ क्या बोलता है प्रेसिडेंट, ये भी हमने लिया है कि नहीं। फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक अधिकार, ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसमें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी इन द 16th सेंचुरी वाज कॉल्ड। हिंदी में इसका इस तरह से 16वीं सदी में शेरशाह सूरी द्वारा जो सिक्का जारी चलाया गया था उसको किस नाम से जाना जाता था? जो 16th सेंचुरी में शेरशाह सूरी ने जो सिक्का जारी किया था उसको किस नाम से जाना जाता है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि 16 सदी में जो शेरशाह सूरी द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उसका नाम क्या है? टंका, ऑप्शन नंबर ए में टंका, ऑप्शन नंबर बी में दिया रुपया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मोहर, ऑप्शन नंबर डी में दिया दिनार। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड, रुपया बोल के जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने जो 16वीं सदी में आपका क्या हुआ, जो सिक्का जारी किया था उसको रुपया नाम से जाना जाता था। इसने और बहुत काम किया है। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो दिल्ली का जो रोड है, उसको भी निर्माण कराया था। इसके और हुमायूं के बीच में एक वॉर भी होता है, चौसा का वॉर होता है ना। चौसा का वॉर कब होता है? आपका 1539 में होता है। फिर उसके अगले साल 1540 में आपका बैटल ऑफ कन्नौज होता है, जिसमें शेरशाह सूरी हारते हैं और भारत छोड़कर भागते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव जो शरीर है उनका सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया लंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया लीवर, ऑप्शन नंबर सी में दिया किडनी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हार्ट। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि द मलेरिया एंड द काला ज्वर आर कॉस्ड बाय। मलेरिया और काला ज्वर बुखार मतलब किस
के कारण होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया वायरसेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया ए एंड बी मतलब प्रोटोजोआ और वायरस दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दिस। तो मलेरिया और काला ज्वर है किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है ना। मलेरिया तो आपका क्या है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, आपको पता ही है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 बोल रहे हैं कि हु हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग करेंसी इन इंडिया? भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका नन ऑफ दिस। तो भारत में करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही आपका करेंसी जारी करने का अधिकार होता है। फ्रेंड्स इसमें एक बात आप नोट करिएगा, इसमें बोला गया कि और मतलब भारत में सिक्का कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात याद रखिए, 1 रुपये का जो सिक्का है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा उसको जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक? अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे अर्थविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? अर्थविज्ञान मतलब इकोनॉमिक के फादर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी में दिया लेनिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका SR स्मिथ। इनमें से किसको आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी का मुख्य उपकरण कौन सा है? एलपीजी जो गैस है उसका मुख्य उपकरण कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया कोपार, ऑप्शन नंबर बी में दिया ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया मीथेन, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका नाइक्रोम। इनमें से कौन सा एक जो है जो एलपीजी का आपका एलिमेंट का मुख्य कंपोनेंट या उपकरण है ना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन एलपीजी का एकदम मेजर कंपोनेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जोलॉजी? फ्रेंड्स हिंदी में इसको इस तरह से बोला गया कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी में दिया कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर सी में दिया एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दिस अबव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसको फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आप सबको ही पता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन को करने के लिए धैर्य से वीडियो को देखने या सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि 2024 आपका बहुत मंगलमय हो। आप जो जॉब चाहते हैं, आपके मन में जो जॉब है वो आपको मिले। आप अपने माता पिता का नाम बहुत उज्जवल करें और देश का भी नाम उज्जवल करें, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।